Hey guys, I am Gautam and welcome to Easy Chemics. So this video will be about metal carbonyl complexes. तो इस चैप्टर से स्पेशली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एग्जाम में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक है वही सिखाऊंगा। दैट डजंट मीन कि आपका ग्रेजुएशन में अगर आप ये फॉलो करोगे आपका होगा नहीं। एग्जाम में जितना है उतना ग्रेजुएशन में भी है। स्पेशली आपको मेरे वीडियोस में थोड़ा डीप में मिलते हैं, इस वीडियो में भी डीप में ही मिलेंगे। बट क्या होगा, मेटल कार्बोनिल मतलब आपको लग रहा है मेटल और कार्बोनिल का बॉन्डिंग, नो नॉट लाइक दैट। ये बहुत डीप में भी होता है, ठीक है। तो स्पेशली मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। जितना हमें चाहिए एग्जाम के लिए उतना ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। तो चलो अभी टाइम वेस्ट ना करके पूरा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली होता है क्या, ये एक मेटल है, ये सीओ है। आपको पता है सीओ क्या है? एक पाई एसिड लिगेंड, एक पाई एसिड लिगेंड है। और पाई एसिड लिगेंड क्यों है? क्योंकि सीओ का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सीओ पहले कि एज ए लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? मेटल को देगा थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग। हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। अब मेटल को लगेगा ओके, अब ये एक पाई एसिड लिगेंड है तो मतलब इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का क्षमता है। तो मेटल बैक करेगा लिगेंड को अपना पाई इलेक्ट्रॉन फिर से, ठीक है। तो किसके थ्रू? पाई बॉन्डिंग के थ्रू। तो इसको बोला जाता है पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग के थ्रू मेटन अपना इलेक्ट्रॉन अब बैक करेगा। अब जब पाई बॉन्डिंग के थ्रू मेटन अपना इलेक्ट्रॉन बैक करेगा इसको, इसलिए बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों फॉर्म हो रहा है, और एज लिगेंड को यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसको हम पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। तो हमें इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, किस किस तरीके का मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, उसका स्टेबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, और अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसके लिए, राइट। तो देखो जनरली होता क्या है, हमें मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने से पहले, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें इसका प्रॉपर्टीज जानना है। बेसिक 3 प्रॉपर्टीज का हमें हमेशा ख्याल रखना है जब हम कोई भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होंगे वो होंगे कि सीओ जो होता है, ठीक है, सीओ ये लुईस एसिड है, ठीक है, लुईस एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड है मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। बट ये बहुत अच्छा लुईस बेस नहीं है। बहुत अच्छा लुईस बेस मतलब क्या? देखो बेस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देना, ये बेस होता है। बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता है। जब सीओ क्या करेगा? लिगैंड ये देगा, ठीक है, ये लिगैंड एज ए लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग। तब इसको तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा मेटल की तरफ, तब इसका मतलब ये बन जाता है हमारा लुईस बेस, ठीक है। और जब ये लेगा पाई बॉन्डिंग के थ्रू तो इसके बन जाते हैं पाई एसिड लिगैंड। तो ये सीओ लुईस एसिड है, पाई एसिड एक्सेप्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसीलिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा लुईस बेस, बहुत अच्छा लुईस बेस नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेटल को डोनेट नहीं कर पाता है। इतना ही कर पाता है जितना एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेटल होंगे उसको हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मेटल को लाइक Am2+, M+ और M न्यूट्रल में रहना है। N+ और M5+, 6+ नहीं रहना है, इस तरीके का मेटल नहीं रहना चाहिए। मेटल को हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना है। क्यों? क्वेश्चन आप पूछोगे क्यों रहना है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के लिए, क्यों रहना है? समझो, मेटल अगर मान लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा चार्ज है, मतलब बहुत ज्यादा मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब मान लो M5+ है, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, M5+ है। इन दैट केस क्या होगा? ये 5+ मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है बहुत ज्यादा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेगा ये। अगर बाहर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा देन क्या होगा? देन जो भी कॉम्प्लेक्स से बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्योंकि देखो लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके पास वैकेंसी इतना है कि वो कभी बैक बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहेगा। मतलब अगर मान लो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में क्या करेगा ये? अगर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में इस तरीके से हो रहा है तो हमेशा इसका वैकेंसी, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बस लेगा लेकिन वापस नहीं करेगा। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म करेगा बट पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा इस टाइप के लिगेंड के साथ। अगर नहीं करेगा, मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, ये उतने अच्छे से सिग्मा डोनेट नहीं करता, करता है बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से नहीं करता है सिग्मा डोनेशन। तो अगर पाई बैक बॉन्डिंग भी नहीं हो रहा है तो इसका जो वैकेंट
प्लेस रहेंगे, वैकेंस ऑर्बिटल बोल सकते हो अभी, वो रहेंगे, वो स्टेबल नहीं होगा उतना ज्यादा। ठीक है, तो सिस्टम को इसको बैक बॉन्डिंग भी करना है इन केस ऑफ सीओ, तो वो हायर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही भूखा है इलेक्ट्रॉन का, किसी को बैक क्या करेगा। इसलिए जो कम भूखा है उसको पहले सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, भूख मिट जाएगा, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता, उल्टा ज्यादा खा भी सकता है, फिर कर देगा उल्टी, किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया। सो पाई इलेक्ट्रॉन की उल्टी करके पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो इसलिए मेटल को हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रखना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेटल लिगैंड मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होती है, वो होती है 99% केसेस में हमें देखने को मिलेंगे कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होती है ना, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है। मैंने बोला ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटिस्फाई करता है, 99% केसेस में भी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा ये सिस्टम। गॉट इट, ओके डन। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा पूरा टेबल बना के। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा पूरा टेबल बना के। ठीक है, तो मैं पूरा टेबल बना लेता हूँ पूरा डिटेल्स में, फिर आपको मैं पूरा एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, पूरा एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। ओके डन, 3 6 लाइक दिस सॉरी this and this and like this and this, ये टेबल मैंने बना लिया पूरा। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सारा लिगैंड्स मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का, रियल लाइफ एग्जांपल, एमसीओ टाइप का नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। जो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, भी सीओ होल 6, सीओ होल 6 हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, फिर आपको दूंगा मैं सीआर सीओ होल 6 हो गया, फिर मैं आपको दूंगा Mn2, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, फिर मैं आपको दूंगा Mn2CO होल 10, फिर मैं आपको दूंगा ApCO5, फिर CO2CO8। ठीक है, फिर दूंगा NiCO होल 4। हर एक मतलब ग्रुप को मैं एक रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग जो सिस्टम्स होंगे उसके लिए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग ग्रुप को मैं एक रंग रखना चाहता हूँ। यहाँ पे डाल दिया मैंने MoCO होल 6। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ ऐसे टफ चीज़ें नहीं है, हर एक चीज़ बहुत इजी है, मैं मुझे बस लिखने दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो ReC2CO होल 10, यहाँ पे लिख दूँ मैं TC2CO होल 10, फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ApCO2 के नीचे इसको डायमर बना देता हूँ Ap2CO होल 9, फिर Fe3CO, देखो एक ही ग्रुप के जो मेटल्स है उसको लिख रहा हूँ मैं एक साथ, CO12, देन आयरन के नीचे होता है रुथेनियम CO होल 5, और रियल है। ठीक है, ये सारे रुथेनियम होल थ्राइस CO12 ओके, फिर लास्ट में ऑस्मियम, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, ओके CO होल 5, ये भी हो गया। अब कोबाल्ट के नीचे कोबाल्ट का ये फॉर्म कर देता हूँ, कोबाल्ट CO4 CO होल 12। स्ट्रक्चर भी मैक्सिमम केस का मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो गया। IrCO12 हो चुका है, यहाँ पे PtCO होल 4, और यहाँ पे NiC होल 4। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, इसमें देखो अच्छे से नोट करो, मैं मार्क कर रहा हूँ कहाँ पे बस एक ही मेटल आयन प्रेजेंट है। देखो ये इसमें एक ही मेटल आयन है, इसमें भी एक ही मेटल आयन है, इसमें एक मेटल आयन है, इसमें एक मेटल आयन है, इसमें एक मेटल आयन है, इसमें देन कहा इसमें, यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे 4 होगा एक। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। ओके, फिर कहाँ पे मेटल आयन है, यहाँ पे एक मेटल आयन है, और यहाँ पे मेटल आयन है। अच्छे से देखो, जहां जहां पे एक मेटल आयन प्रेजेंट है, वन मेटल आयन है। ठीक है, एक मेटल आयन है, वो क्या है पता है, बहुत सिंपल है, उसको बोला जाता है मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल सिस्टम। गॉट इट, हो गया एक। दूसरा, जहां जहां पे देखो डबल दो मेटल है, मतलब ये डाइमर फॉर्म कर चुका है, यहाँ पे देन यहाँ पे, ये सारे कंपाउंड्स मैंने लास्ट दिन दिखाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, फिर और है क्या, और नहीं है, ये हमारा क्या है, डाई न्यूक्लियर MCO हो गया। अब जाओ तीसरे में, तीसरे मतलब ये फिर ये वाला, फिर ये वाला, देख लो। ठीक है, या डन, ये वाला हो चुका है मेरा। ओके डन। ओके, अब कोई वक्त क्या, और तीन हो गए, 3 हो चुका है, मतलब ये क्या है, ट्राई न्यूक्लियर मेटल CO। अब आ जाओ फोर्थ में क्या होंगे, दूसरे कलर यूज करने दो मुझे।
फोर्थ में ये एक है, ये एक है, ये एक है। फोर्थ कलर ये क्या है, टेट्रा न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर एम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, और एक बाकी है और मैं ऐड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी ऐड करके दे रहा हूँ मैं। वो मैं इस तरीके से लिखूंगा, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लूंगा, CO होल 16, ठीक है, ओके, या होल 16 लाइक दैट। मे बी यहाँ पे 16 नहीं होगा, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जनरली फॉर्म, ओके ठीक है, 16 डन। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरा एक और लास्ट कलर में, लास्ट कलर से इसको समझ देता हूँ मैं पूरा, ये वाला। तो देखो मैंने क्या किया, मोनोन्यूक्लियर को इससे समझाया, डाई न्यूक्लियर को इससे समझाया, ट्राई न्यूक्लियर को किससे समझाया मैंने, ट्राई को, या ट्राई को इससे, टेट्रा को किससे समझाया, ट्राई हो गया टेट्रा, टेट्रा हो गया हमारा इससे, और लास्ट में क्या है, लास्ट में मैंने जो लिखा वो हमारा हेक्सा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल सिस्टम। तो इसको मैं क्या करता हूँ, लास्ट कलर से डिनोट कर देता हूँ। नाउ आई होप यू गॉट दैट। तो जो ये है ना, देखो बहुत सिंपल है, मैंने बस आपको एग्जांपल्स दिया। तो ये जो सिस्टम है आपको दिख रहा है, तो इस टाइप के, मतलब यहाँ पे एक ही न्यूक्लियर है, मतलब एक ही मेटल आयन, मेटल है, देखो मेटल है, एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, एक ही मेटल, हर जगह एक ही मेटल है। यहाँ पे Mn2 हो रहा है, मतलब ये सिस्टम क्या है, एज ए डाइमर है, एज ए डाइमर है, यहाँ पे भी एज ए डाइमर है, डाइमर है, हर जगह डाइमर फॉर्म कर रहा है, मोनोमर डाइमर, ये हमेशा देखो मोनोमर फॉर्म में। तो ये मोनोमर फॉर्म में क्यों नहीं रहता, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। ये ट्राइमर क्यों कर रहा है, फिर ये टेट्रामर क्यों कर रहा है, ये सिस्टम टेट्रामर क्यों कर रहा है, ये सिस्टम हेक्सामर क्यों फॉर्म कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करके दूंगा। तो अभी मोनोमर डाइमर सब कुछ देख लेते हैं, और एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। हाँ, ये सारे सिस्टम देखो स्टेबल है, और व्हाई ये सिस्टम डाइमर क्यों फॉर्म कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये बस मैंने एग्जाम्पल दिया कि किस किस तरीके का चीजें फॉर्म होती है। तो मोनोन्यूक्लियर, ट्राई, बाई, समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम बोलेंगे सिस्टम को। अच्छी बात है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ सिस्टम को, अभी मैं डिफरेंट कार्बोनिल सिस्टम लूंगा, डिफरेंट कार्बोनिल सिस्टम लूंगा, डिफरेंट कार्बोनिल सिस्टम लूंगा, और एट द सेम टाइम उस सिस्टम का प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज, कार्बोनिल सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो एक एक करके लूंगा। तो मैं पहले वाला जो लूंगा, पहले का सिस्टम जो लूंगा मैं, और उसका उनका प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने से पहले जो मैं लूंगा वो हमारा ये होगा। देखो नोट करो अच्छे से, अगर मैं आपको ये लिखूं AeCO होल 4, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं, तो देखो एक चीज नोट करना, लास्ट दिन मैंने एग्जांपल कराया था, ये जो H है ये लेफ्ट साइड में मेटल के, ये जो मेटल है ना, मेटल के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में, राइट। जब ये मेटल के लेफ्ट में रहेगा ये हाइड्रोजन, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोटोनाइज कर सकते हैं, मतलब लाइक करते हैं ना HCl को H प्लस Cl माइनस लाइक दैट। तो यहाँ पे H प्लस करेंगे, और यहाँ पे CO होल 4 माइनस करेंगे। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो जो जो H प्लस छोड़ता है, ये H प्लस छोड़ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से छोड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या एसिड बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं उसको हम, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं हम उसको। और जो H प्लस छोड़ने के बाद जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं हम उसको, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं हम उसको, राइट। ये आपको ऑलरेडी पता है, ब्रॉन्स्टेड लाउडी कॉन्सेप्ट है। अब नोट करना, H को मैंने लास्ट दिन आपको बोला था ये क्या करेगा, H माइनस डोनेट करेगा। लास्ट दिन के वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो समझ जाओगे। तो H माइनस फॉर्म करेगा, अगर ये H माइनस फॉर्म करेगा तो ना, मैंने यहाँ पे क्यों H प्लस लिखा, H माइनस लिखना चाहिए था मुझे। तो इसीलिए मैंने लिखा था, क्योंकि आपको समझाने के लिए, अगर हम इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं आप समझोगे, ओके ये लेफ्ट में लिख रहा हूं मतलब ये एक लिगैंड है, जैसे कि 4 CO लिगैंड है, H भी एक लिगैंड है मेटल के साथ कनेक्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम उसको लेफ्ट में लिखेंगे तो उस सिस्टम को हम एज ए एसिड बोल सकते हैं, उस सिस्टम को हम एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड कंपेयर कर सकते हैं, जो एक ब्रॉन्स्टेड बेस फॉर्म करता है, ठीक है। और इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं, जो इसको मैंने लेफ्ट में इस तरीके से लिखा, उसको क्या बोलते हैं पता है, कार्बोनिल हाइड्राइड्स, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स। तो जब भी हम इसको लेफ्ट में हाइड्रोजन लिखेंगे तो इस तरीके से वो प्रोटोनाइज हो सकता है, मतलब ये क्या प्रोटोनाइज हो सकता है, इसकी क्या करता है, रिलीज प्रोटॉन, इट कैन रिलीज वन प्रोटॉन, इट कैन, ओके, इट कैन रिलीज प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन छोड़ सकता है। अभी लॉजिक ये है, अगर ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। लेकिन
लॉजिकली ये तो एस माइनस होना चाहिए। एज ए लिगैंड क्या करता है, एस प्लस थोड़ी होता है, एस प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या डोनेट करेगा। अगर इसको एज ए लिगैंड काम करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा हमेशा, राइट। इस इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा हमेशा, राइट। तो किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल हमेशा हमें लिगैंड को मेटल के लेफ्ट में लिखना है। एक एच लिख दिया और 4 एच इस तरीके से लिख दिया, तो ये होगा हमारा रूल। और हम इस तरीके से लिखेंगे देन बोल सकते हो ओके ये एच प्लस नहीं है, एक एच माइनस है, एज यूजुअल एच माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, गॉट इट, गॉट इट। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे सिस्टम को, तो उसका मतलब क्या, वो एसिडिक भी हो सकता है। दैट डजंट मीन कि आप इसको एच माइनस नहीं ले सकते। लास्ट दिन मैंने दिखाया था, आप ले सकते हो। ये एक लिगैंड है, 4 लिगैंड है, 5 टोटल लिगैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IUPAC रूल बोलता है कि नहीं, अगर हमें सिस्टम को दिखाना है तो हमें इस तरीके से सिस्टम को प्लॉट लिखना होता है हमेशा, एच को में डाल के बाद, ताकि वो प्रोटोनाइज ना हो, ठीक है। क्लियर हुआ ना, हमेशा बीच इस तरह इस तरीके से लिखना है। सिमिलर तरीके से, इसलिए अगर हम इस कंपाउंड को लिख रहे हैं, मतलब ये कंपाउंड कहां से जनरेट हुआ, यहां से जनरेट हुआ। अगर ये H एज ए लिगैंड काम करेगा, अगर ये H एज ए क्या करेगा, H माइनस मतलब लिगैंड काम करेगा, एज ए लिगैंड काम करेगा, तो हम उसको इस तरीके से लिखना है, गॉट इट। उसको हमें इस तरीके से लिखना है, नहीं तो ये अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये एज ए प्रोटॉन बिहेव करेगा। क्लियर हुआ। और इसको हम क्या बोलेंगे तब, उसको हम बोलेंगे कार्बोनिल हाइड्राइड्स, उसको हम तब बोलेंगे कार्बोनिल हाइड्राइड्स। क्लियर, क्लियर हुआ। तो हमें हमेशा इस तरीके से लिखना है ताकि हम उसको कार्बोनिल हाइड्राइड्स ना बोले। ओके डन। तो सिमिलर सिस्टम एक और प्रेजेंट है, लाइक एग्जांपल दे दूं मैं, ओके एग्जांपल दे दूं एक और, लाइक MnCO5 माइनस, MnCO5 माइनस। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ये माइनस ना लिख के मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, किस तरीके से, यहाँ पे इस दे सकता था। तो ये आयोनाइज होगा, होके क्या बनेगा, एस प्लस और MnCO5 माइनस बनेगा। क्लियर। अगर MnCO5 माइनस बनेगा तो ये क्या, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या बन जाएगा हमारा एसिड, लिख सकते हैं ना, ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको भी किस तरीके से हमें लिखना है ताकि ये एज ए लिगैंड लगे, लगाने के लिए बस हमें लिगैंड लगे, इसको तो कुछ देना पड़ेगा ना, लिगैंड लगे तो इसको इस तरीके से लिखो, MnCO5 कर दो, और लिगैंड को हमेशा मेटल के बाद लिखो, बस यही लॉजिक है, एज ए कॉम्प्लेक्स लिखो, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है, अगर नहीं लिखेंगे ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स बन जाएगा। ये जो क्या है, जो ये वाला जो है वो प्रोटोन, एज ए प्रोटॉन बिहेव करेगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, एज ए लिगैंड बिहेव करेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर सिस्टम इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसे ही कंसिडर करोगे। लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि अगर सिस्टम को इस तरीके से दे तो वो प्रोटोनाइज भी हो सकता है, मेरा बोलने का मतलब यही है। अगर मान लो एग्जाम में ये सिस्टम दिया हुआ है, दैट मीन्स वो यही मांग रहे हैं आपको, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल बोलता है कि इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये प्रोटोनाइज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो आप, ठीक है। बस हम इसको कार्बोनिल हाइड्राइड बोलेंगे और इस तरीके से प्रोटोनाइज होकर ये फॉर्म करेगा। ये दोनों सेम ही ओवरऑल, यहाँ पे इस पे लगा दो, सेम ही आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब यही होता है, बट हम रूल के हिसाब से हम इस तरीके से लिखना चाहिए, रूल के हिसाब से हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। क्लियर हुआ, पूरा क्लियर कर लेना, ये गलत नहीं है, ये कोई ये गलत नहीं है, सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, बस रूल के हिसाब से। क्लियर, क्लियर डन। अभी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कार्बोनिल सिस्टम का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने बता दिया हमेशा आपको। सेकंड भूलना मत, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, भूलना मत, सेम ही है, बस रूल ये बोलता है, IUPAC रूल ये बोलता है। सेकंड जो केस है, सेकंड बी में क्या डिसाइड होगा, हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखेंगे। पहले मैं कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखूंगा, ऑक्टाहेड्रल, फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो देखो किस तरीके से मैं लिखता हूं। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये लिखूंगा मैं TiCO होल 6 3 माइनस, VCO होल 6 माइनस, देन CrCO होल 6 हो गया एक। ये टेट्राहेड्रल सारे 6 कोऑर्डिनेशन है, मतलब ऑक्टाहेड्रल सिस्टम होगा। अब TBP लिख रहा हूं मैं, VCO होल 5 3 माइनस, CrCO होल 5 2 माइनस, मैंगनीज CO होल 5 माइनस, देन FeCO होल 5 हो गया। ये देखो 5 कोऑर्डिनेशन है। 5 कोऑर्डिनेशन मतलब क्या दिखता है, देखो ऑक्टाहेड्रल मतलब इस तरीके है, यहाँ पे मेटल है, हर जगह यहाँ पे लिगैंड प्रेजेंट रहेगा, राइट। 6 कोऑर्डिनेशन, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल। TBP किस तरीके का दिखेगा, ऊपर नीचे एक 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 करके यहाँ पे
यहाँ पे प्लेन में 3 रहेगा, गॉट इट। और ये TBP, और टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये हमारा टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो टेट्राहेड्रल का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कुछ टेट्राहेड्रल का मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, लाइक CrCO होल 4 3 माइनस हो गया। फिर अगर मैं आपको दूं MnCO होल 4 3 माइनस, लाइक क्या NiCO होल 4 दे दूं, NiCO होल 4 दे दूं, ठीक है। फिर मैं अगर आपको दे दूं क्या CO FeCO होल 4 2 माइनस, लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से मैं दे दूं, ओके। क्रोमियम मैंगनीज आयरन, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट। देन अगर मैं इस तरीके से आपको दे दूं कि क्रोमियम सॉरी कोबाल्ट CO होल 6 सॉरी होल 4 यहाँ पे माइनस हो गया ये। तो आयरन कोबाल्ट निकेल, ओके, निकेल D8। और मैं नीचे एक और लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, मैंगनीज, मैंगनीज, ओके। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे 4 माइनस होगा, ओके। मैंगनीज CO होल 4 3 माइनस, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आता है मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल, ओके। 4 माइनस मतलब क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल, 1 2 3 4, ओके डन। देखो ये जो सारे तीनों सेट ऑफ सिस्टम मैंने लिखा था ना, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि इस सारे सिस्टम देखो, आप गिनो, आप इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो, हर एक सिस्टम क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, और हर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 ही होगा। टेट्राहेड्रल सेट देखो, तीनों सेट मैंने ड्रॉ किया, ऑक्टा सेट, TBP सेट, टेट्राहेड्रल सेट, ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। आपका होमवर्क ये है कि आप इसको सबका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाओ, और मुझे बेंजीन बैच H/E में भेजो। मैंने सिखा दिया, बहुत सारा सिखाया, फिर से प्रैक्टिस करो इन लोगों का, जितने भी मैंने दिए। फर्स्ट ऑक्टल के लिए करोगे, देखोगे है कि नहीं, ऑफकोर्स होगा, मैंने बता दिया ना होगा, लेकिन आपको काम है आप करो और मुझे सेंड करो। इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ठीक है। बस मैंने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स लिखा लिखा इस स्ट्रक्चर लिखने का मतलब एक ही है कि ये अगर सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, तो ये जो सेट होंगे, ये जो फर्स्ट सेट हमारा होगा, सारा ऑक्टेहेड्रल है, ऑक्टेहेड्रल भी है, और सारा 18 इलेक्ट्रॉन बैलेंस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, लिगेंड और मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला के, ठीक है। मतलब ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं, एक तो सारे ऑक्टेहेड्रल है, मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम है, आइसो स्ट्रक्चरल, और क्या बोल सकते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको अच्छे से समझ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं हम इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। इसका भी गिनो, इसका गिनो, इसका गिनो, बैलेंस मेटल के बैलेंस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, टोटल ऐड कर दो, 18 18 18, इसका होगा 18, पूरा सेट 18 होगा, प्लस इनका सारे का सबका स्ट्रक्चर TBP है, तो ये भी क्या होगा, ये जो सेट है ये भी ये होगा, ये भी जो सेट है ये भी होगा आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और लास्ट वाला जो सेट होगा वो भी क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको प्रूव करना है, ये आपका ये होमवर्क है, तो कर लेना, ठीक है। मैं बता दिया मैंने, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा, और अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, सेम जियोमेट्री होगा तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सारे ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन देखो, सारे 5 कोऑर्डिनेशन, मतलब TBP है लाइक दैट, टेट्राहेड्रल है लाइक दैट, सारे सारे। तो आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। अगर मान लो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होता, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता, मान लो सबका 18 है, तो हम क्या बोलेंगे उनका, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर, क्लियर ना पूरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, इसलिए सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सेट ये सेट ये सेट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये दोनों सेट क्या है, तो ये भी 18 फॉलो कर रहा है, ये भी 18 फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि ये ऑक्टेहेड्रल है, ये TBP है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। अभी आई होप क्लियर हो चुका है आपका। तो ये तीनों आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये 4 सेम है, ये 5 ये 6 सेम है। क्लियर पूरा, आपका काम है करना इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर है ना,
ये मोनोन्यूक्लियर छोड़ के जो भी है, बाई ट्राई टेट्रा हेक्सा जो भी है, इसको हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल बोलते हैं। मतलब मोर देन वन मेटल, मोर देन वन मेटल आयन, ठीक है, मोर देन वन मेटल आयन। तो क्या मैं क्या डिस्कस करूंगा, अब हो गया सी में आ जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल डिस्कस कर रहे हैं। पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल, तो एक करके मैं डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसका मान लो नंबर वन जो होगा वो मैं ये लिखूंगा, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ MnCO5, ठीक है। ये सारे देखो जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से ऑल कार्बोनिल लिख के देता हूं मैं, ऑल CO कॉम्प्लेक्सेस आर व्हाट, आर न्यूट्रल, क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल है, तो उसके साथ जो मेटल रहेगा वो भी ऑक्सीडेशन से जीरो दिखाएगा, तो ये न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। मतलब आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड कुछ नहीं ढूंढना, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, तो कहीं को डिफरेंस करना नहीं करना, बस दोनों सेम है क्योंकि सारे न्यूट्रल ही है। तो MnCO5 न्यूट्रल है। मैंगनीज से निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से आने वाले हैं, D5, ओके 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिखा दिया मैंने किस तरीके से, 3D मैंगनीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3D5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन। एक कोबाल्ट कितना देगा, 2, 5 कोबाल्ट कितना, 10 देगा, कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैंने जानबूझ के लिखा, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, ये तो मोनोन्यूक्लियर है, तो मैंने क्यों लिखा इसको, और एट द सेम टाइम ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखा, एज ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो 18 इलेक्ट्रॉन रोल ये बोलता है कि तू हमेशा हर एक कॉम्प्लेक्स को 18 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, ताकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो मेटल का प्लस लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है दोनों मिलके 18 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन रोल यही चाहता है। लेकिन ये तो 17 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है, तो ये तो स्टेबल है नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रोल बोलेगा ओके तू 18 तुझे बनना ही है, एज तू स्टेबल नहीं है 17 से कैसे स्टेबल होगा, तू तुझे स्टेबल बनना है, तो वो किस तरीके से स्टेबल बनेगा, दैट इज आवर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो क्या करेगा पता है आपको, ये वाला फॉर्म कर देगा, देखो नोट करना अच्छे से, इसको नोट करो, डाइमर मोर देन वन, ये क्या करेगा, फट करके डाइमर फॉर्म करेगा। लास्ट दिन मैंने क्या लिया था, यहाँ पे एक माइनस देके बोला था 18 है, लेकिन माइनस है मतलब चार्ज ही तो है, वो चार्ज ही तो है, माइनस पुट करोगे चार्ज ही तो रहेगा। फिर यहाँ पे देख लो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला ये वाला सिस्टम देख लो, ये फॉर्म हो रहा था, ये 18 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन चार्ज है ये देख लो। लेकिन एज रियलिटी में ये MnCO5 माइनस के, इसको तो हम थियोरेटिकली हम समझ रहे हैं ना क्या होता है, रियलिटी में इस तरीके से बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। अगर स्टेबल फॉर्म में देखना है इसको तो हमें इसका डाइमर फॉर्म करना ही होगा, एकदम मतलब स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है, तो उसको डाइमर फॉर्म करवाना ही होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है MnCO5, अगर मैं हाइपोथेटिकली इसको लूं 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है, अगर डाइमर करेगा तो क्या होगा, देखो Mn2CO होल्टेन आ जाएगा इस तरीके से। और जब आता है इससे स्ट्रक्चर क्या बनता है, मैंने लास्ट दिन फिर से दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, हर जगह क्या है CO CO है, CO लिख देता हूं, CO 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 और CO है, हर जगह इस तरीके से CO प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हर जगह CO प्रेजेंट है, अब गिनो, देखो 2 Mn है, कितना डोनेट करेगा, 2 Mn 7, यहाँ पे 7 डोनेट करते हैं, मतलब 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने CO है टोटल, 10, मतलब 20, 10 CO कितना डोनेट करेगा, 20 हो गया। अब एक बॉन्ड है कितना, 2 Mn बॉन्ड कितना 2, टोटल समेशन कर दो, 14 16 20 36, किसके लिए, 2 Mn के लिए, 1 Mn के लिए कितना होगा 18, 36 2 के लिए, ऑपोजिट डेफिनेटली 1 के लिए कितना होगा 18 होगा, 2 से डिवाइड कर दो बस आंखें बंद करके, हो गया ना पूरा, दैट्स ऑल, सिंपल है। यहाँ पे मैंने EAN नहीं निकाला, देखो ये 36 EAN नहीं है कि 36 क्रिप्टॉन का है, अब बोलोगे नो नो नो, वो बोल सकते हो बट इसे वो क्रिप्टॉन का होकर भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने EAN नहीं निकाला, मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कंसेप्ट अप्लाई किया कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितना आ रहा है लिगेंड से, बस वही, गॉट इट। तो यहाँ से इस तरीके से मुझे ये 7, अगर टोटल लिखता तो अब मैंगनीज का तो 25 होता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 25 मतलब 50 लिखना पड़ता, फिर मुझे नहीं लिखा ना, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा मेटल से, तो फिर ये 2 मेटल के लिए 2 Mn के लिए इतना है, तो एक के लिए 18 होगा, क्लियर हो गया। तो ये इसलिए इस फॉर्म में नहीं रहता, ये क्या करता है, डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, सिमिलर तरीके से। तो सिमिलर तरीके से मैं ओके नंबर 2 पे आ जाऊँ, नंबर 2 पे अगर मैं आऊँ, सिमिलरली CO, सेम एग्जांपल में दे रहा हूँ, CO4, ये कॉम्प्लेक्स देख लो, थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था,
ये देखो ये वाला ये दिया था मैंने। तो इसका भी सेम लॉजिक है, ये भी माइनस मतलब चार्ज है, ठीक है। तो ये भी ये माइनस को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, इस फॉर्म में मतलब CO4 चार कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेबल नहीं रहता। तो एज वो नहीं रहता तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कौन रहता है कौन नहीं रहता, ठीक है। कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो ये नहीं रह पाता, क्योंकि इसका अगर देखोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन इसका भी आओगे, आएंगे, आप कर पाओगे डन इजिली। अगर कोई चार्ज नहीं है, नोट करना कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जीरो है। तो ये भी क्या करेगा, डायमर फॉर्म करेगा। डायमर किस तरीके से, CO2 CO होलेट करेगा। तो अगर करेगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसका दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म किस तरीके से होगा, दो CO इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन में, मैंने लास्ट दिन दिखाया था आपको। और दूसरा अगर ये लिक्विड में नहीं रहेगा, सॉलिड में रहेगा, तो क्या होगा, दो CO तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा, दो ब्रीज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब देखो 8 हो गया। अब मैं सारे CO पुट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं ये स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर के साथ फैमिलियर रहना है, नहीं तो एग्जाम में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मेटल मेटल बॉन्ड इज देयर, हाउ मेनी डेड डेड बॉन्ड इज देयर, राइट, ये पूछा जा सकता है आपको। नोट करो, ये जो स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर है। और पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। पहले वाला स्ट्रक्चर लिक्विड स्टेट में है, तो ये दूसरा सॉलिड है, पहले वाला लिक्विड स्टेट में है। अब देखो इसमें भी आपको अगर कैलकुलेट करोगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा, इसमें भी करोगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। तो आपको म्यू से लेकर दिक्कत थी ना, म्यू मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं इसका इस तरीके से लिखूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को मैं CO होल ट्वाइस μ2 CO कार्बोनिल दो बार है, और बाकी कार्बोनिल CO नॉर्मल 6 है। मतलब इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। इसका मतलब क्या है, ये जो μ2 है ना, μ2 मतलब देखो बहुत सिंपल है, 2 मतलब ये जो CO है ना, ये 2 मतलब ये है, 2 म्यू मतलब क्या होता है, लिख देता हूं मैं, ये म्यू मतलब होता है ब्रीज, और ये जो CO है ना, CO ये 2 डिनोट कर रहा है, 2 मतलब CO ब्रीजिंग लिगेंड, एज ए ब्रीजिंग लिगेंड मतलब दो मेटल के बीच एज ए ब्रीज काम कर रहा है CO यहाँ पे रह के, और ये दो मेटल के बीच में है। 2 मतलब दो मेटल का, अगर यहाँ पे 3 होता है तो 3 मेटल को टच करता है, 3 मेटल के बीच में ब्रीज बनाता है, मतलब यहाँ पे एक मेटल, यहाँ पे, और CO यहाँ पे रह के ये तीनों मेटल के साथ, जैसे कि ओके सॉरी, ये तीनों मेटल है, यहाँ पे CO है मान लो, इसके साथ ब्रीज करता, इसके साथ करता, इसके साथ करता, एक ही साथ तीनों को टच करता, यही है ब्रीजिंग का मतलब। तो μ2 मतलब दो को टच करेगा, देखो CO एक CO क्या कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इस मेटल को भी टच कर रहा है, हो गया। तो एक दो क्यों है, क्योंकि एक और CO इसी तरीके का है। तो μ2 का CO का मतलब यही होता है कि ये μ2 मतलब एक CO दो लिगेंड के, दो मेटल के साथ ब्रीज करेगा, दो मेटल के बीच में ब्रीज करेगा, ठीक है। दो गांव के बीच में ब्रीज होगा, तीन गांव रहता, एक ही ब्रीज क्या करता, तीन गांव को कनेक्ट करता, इस तरीके से, ठीक। तो ये CO लिगेंड कितने ब्रीज है, ये गांव दो ब्रीज है, इस तरीके से एक ब्रीज है, इस तरीके से एक ब्रीज है। तो ये देखो दो गांव मतलब दो मेटल को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए μ2 है यहाँ पे, और म्यू मतलब ब्रीज होता है। क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ ना, ओके डन। और बाकी टर्मिनल है तो एज यूजुअल मैंने लिखा, अगर एक बार में लिखता तो 6 + 2 80 होता। क्लियर, ये मोर एक्यूरेट है। तो इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो इजिली हो जाएगा। किस तरीके से करना, देखो सारे न्यूट्रल है, सारे न्यूट्रल है मतलब क्या, ब्रीजिंग हो टर्मिनल हो कुछ भी हो सेम डोनेशन करता है। कितने हैं, देखो दो कोबाल्ट है, कितना देगा, 7 + 2 9 देगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाओ कितने ब्रीजिंग लिगेंड है, ब्रीजिंग CO कितने हैं, दो है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 6 टर्मिनल लिगेंड है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 9 × 2 होगा, ठीक है। तो 9 + × 2 18 22, ओके ओके ओके। एक और चीज़ है मैंने मिस कर दिया, वो मिस किया क्या, मेटल मेटल बॉन्ड CO कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, वो कितना 2 करेगा, देखो कैलकुलेट 36, तो ये दो के लिए है, 36 इसके लिए है, 36 ये 2 CO के लिए है। तो बोलो एक CO के लिए कितना होगा, 18। आर यू गॉट दैट, एक CO के लिए होगा हमारा 18, बहुत सिंपल है। क्लियर, तो इसी तरीके से चीजें काम करती हैं, हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल होता है वो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि ये फॉर्म स्टेबल नहीं होता, ये फॉर्म 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, ठीक है। दोनों को न्यूट्रल लो ना, हमेशा में न्यूट्रल लेना है। तो अगर चार्ज लिख के रखोगे ओके ये तो स्टेबल है, चार्ज स्पीशीज थोड़ी स्टेबल होती है, कभी कभी हो सकता है ये माइनस को टैकल करने के लिए एक और H आ जाए, फिर वो अगर आ जाए वो फिर तो इस तरीके का बन जाएगा, फिर तो वो इस तरीके का बन जाएगा, H+ आके बन जाएगा इस तरीके का। लेकिन ये तो फिर से आयोनाइज होगा, क्योंकि ये H+ मैंने क्या बोला,
रिलीजेस प्रोटॉन, ये सिस्टम प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, एक बॉन्ड स्टेट एसिड काम करता है। अगर यहाँ पे इसको लिखोगे तो ये सिस्टम नॉट मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, इसको एज ए स्टेबल फॉर्म आपको नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। तो आपको एज ए स्टेबल फॉर्म में ये डायमर मिलेंगे। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से ना रह के मोनोमर ना रह के डायमर बन जाता है। ओके, क्यों? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक और बार मैं रिपीट कर दूं, ये जो 36 है ये EAN नहीं है, ठीक है। ये दो मेटल के लिए 36 है, एक मेटल के लिए 18 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। ओके, 92 18 वाला। क्लियर हुआ टोटल? गुड। तो याद रखना जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या, पूरा न्यूट्रल होता है, पूरा न्यूट्रल होता है। गॉट इट? ओके, चलो अब तीसरे एग्जांपल में जाते हैं। अब मैं पॉज करूंगा, अब मैं कैलकुलेशन इतना दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अब मैं एक और आपका प्रॉब्लम था जो मैंने एज ए होमवर्क दिया था आपको, तो मैं वो कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। Ap3CO Ap3CO होल 10 एंड μ2CO होल 2। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, आप कर नहीं पाए थे, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सारे CO है, मतलब पूरे सिस्टम न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मेथड ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से करेगा, देखो ये Fe है 1 2 3 4। ये पहले क्या करो, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। 3 आयरन है, चुपचाप 3 आयरन को ड्रॉ कर दो, A1 आयरन 2 आयरन 3 आयरन ड्रॉ करके कनेक्ट कर दो। अब 2 ब्रीजिंग है, याद रखना 2 ब्रीजिंग किस तरीके से रहता है पता है, एक दोनों सेम आयरन के बीच में, यहाँ पे एक ब्रीजिंग, यहाँ पे एक ब्रीजिंग हो गया। तो 2 मैंने लिख लिया, ये दोनों का काम खत्म कर दिया, क्योंकि 2 मेटल के बीच में CO लिगैंड रहेगा कितने बार, 2 ब्रीज, ओवरऑल 2, मतलब 2 ब्रीज, ये एक ब्रीज ये एक ब्रीज। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इसमें, अब इस Fe के साथ, ओके हो गया 10, अब 10 डालना है। 10 किस तरीके से, यहाँ पे 4 डालूंगा मैं, यहाँ पे कितने डालूंगा मैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, CO 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 और CO। देखो टोटल 18 ये हो चुका है। अब बताओ इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है या नहीं करता है, वो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। देखो ओके डन। ओके चलो फिर 3 Fe है, न्यूट्रल है सारे, मतलब Fe क्या मतलब 3d6 4s2, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 24 इलेक्ट्रॉन आयरन से आ रहा है। कितने टर्मिनल CO कितने हैं बताओ, 10 टर्मिनल, ये देखो 10 टर्मिनल CO है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल से आ रहा है। ब्रीजिंग CO कितने हैं, 2 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और मेटल मेटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 मेटल मेटल बॉन्ड, 3 आयरन आयरन बॉन्ड, मतलब 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। और गॉट इट। अब देखो 24 24 6 30 30 30 54, टोटल 54 आ रहा है। कितने के लिए, 3 Fe के लिए। बताओ एक Fe के लिए कितना होगा, 18 होगा, डिवाइड कर दो। मतलब ये सिस्टम क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। आसान था ना, कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे आपको ये बॉन्ड भी काउंट करना है, हर जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है काउंट करना है। मेटल कार्बोनिल के लिए काउंट करना इजी क्यों है, पूरा सिस्टम न्यूट्रल है, हर कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगैंड, और मेटल क्या करेगा, अपना जितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस में उतना डोनेट कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके गुड। तो आपको मैं एक छोटा सा सिखा रहा हूँ, चलो आपको मैं सिखा रहा हूँ छोटा सा चीज, छोटी सी चीजें। ओके नंबर 3 हो गया, नंबर 4, ठीक है मैं आपको सिखा रहा हूँ बिग स्ट्रक्चर को लेके किस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एम क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, एम कोई भी मेटल हो, ठीक है, और उस मेटल के स्ट्रक्चर में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ये। और हमेशा मैं क्या करूँगा, देखो स्ट्रक्चर मुझे ये लिखना है, MCO12 MCO12 और M3CO12, और एम होगा हमारा रूथेनियम और ऑस्मियम, ये हमारा एम होगा। तो रूथेनियम को भी रूथेनियम 3 CO12 भी फॉर्म हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का नाम याद रखना, क्यों पता है, मैं आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्सेस के साथ, ताकि आपको स्ट्रक्चर, अगर मान लो एग्जाम में पूछे कि बताओ इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 1 2 3 आंखें बंद करके बोल दोगे। तो इसका स्ट्रक्चर का आइडिया रहना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइडिया लगा लेना, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा भाई। तो आ जाओ आप लिगैंड पुट करते हैं, बहुत आसान है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, 4 थोड़ा लिगैंड पुट कर दिया, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं चाहता हूं आप क्या करो, इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर मेटल फॉलो कर रहा है या नहीं चेक करो, और मुझे चेक करके भेजो बेंजीन बैच A/,
ई पे, ये आपका हार्ड वर्क है, ठीक है, बहुत टफ वर्क, हार्ड वर्क दे रहा हूँ आपको। ओके, हो गया, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में चलते हैं। आपको सिखा दिया मैंने किस तरीके से किया जाता है। नंबर 5 में मैं क्या करूँगा, एक कॉम्प्लेक्स लूंगा लाइक दिस, IR4 CO और 12, ये वाला, ठीक है। मैंने देखो जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का टेबल बनाया था ना, उस टेबल के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस कर रहा हूँ उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि पूछ ही सकते एग्जाम में, कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, कितना रुथेनियम रुथेनियम बॉन्ड है, बताओ 3 है, कितने ब्रीजिंग है, ब्रीजिंग लिगेंड तो एक भी नहीं है, 0 होगा। टर्मिनल कितने CO लिगेंड है, 4 4 8 12 है टोटल। इस तरीके के MCQ क्वेश्चन या फिर नेट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, बहुत आसान है। 4 है, राइट, 4 है मतलब 4 कॉर्नर पे 4 को पुट कर दो, 4 IR को, इरिडियम को पुट कर दो, जैसे कि मैंने कर दिया, कनेक्ट कर दो चारों को। यहाँ पे भी देखो स्ट्रक्चर हर किसी के लिए अलग है, ठीक है, कर दिया। अब देखो 12 है मतलब 4 है, एक एक पे 3 पुट कर दो लिगेंड। बहुत आसान है मेरे फ्रेंड, बहुत आसान है, हो गया। आप आंखें बंद करके CO पुट करते रहो, हो गया ना। हो गया, पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो ये सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बताओ, चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। 4 इरिडियम है, इरिडियम किसके नीचे आता है बताओ, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, राइट, कोबाल्ट D7, D7S2, राइट, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 9 36 इलेक्ट्रॉन 4 इरिडियम से आ रहा है। अब आ जाओ कार्बोनिल पे, कितने कार्बोनिल, 12 कार्बोनिल, 12 ही टर्मिनल है, 12 CO है, 12 CO मतलब क्या, 12 12 24 प्लस कितने मेटल मेटल बॉन्ड है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 इंटू 2 मेटल, सॉरी इरिडियम, इरिडियम बॉन्ड कितना 6 है, मतलब 12, कर लो कैलकुलेशन, 36 36 72, कितने के लिए, 4 इरिडियम के लिए 72, एक इरिडियम के लिए कितना है बताओ। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूट्रल सिस्टम में आसान है कैलकुलेशन करना। 72 72, ओके 72 मतलब 18 होगा, डिवाइड कर दो 4 से, मतलब 18 होगा हमारा, 4 से डिवाइड करने के बाद कर दिया मैंने डिवीजन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो हर किसी का कैलकुलेशन। तो मैं एक और दे रहा हूँ, ये 5 नंबर हो गए, नंबर 6 दे रहा हूँ मैं आपको। नंबर 6 आपको मैं ये दूंगा, CO CO4 CO12, ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। आप 18 इलेक्ट्रॉन वेरीफाई करना, होमवर्क है आपका, हार्ड वर्क है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन वेरीफाई करना और सेंड करना बैच में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको समझना है। देखो मैं क्या करूंगा, CO देन CO देन CO, तीनों CO को यहाँ पे लिखा, ठीक है, और मैं तीनों को कनेक्ट करूंगा पहले, चौथा को नहीं लिखूंगा अभी मैं, और चौथा जो होगा यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है, ऊपर, और सॉरी ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखो इसके साथ 3 CO अटैच करूंगा मैं, इसके साथ 2 करूंगा, इसके साथ 2 करूंगा, इसके साथ 2 करूंगा, और बाकी कहाँ पे रहेगा, बाकी रहेगा यहाँ पे, दूसरा कलर यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ब्रीज होगा, इन दोनों के बीच में एक ब्रीज होगा, देखो हो गया अब 2 ब्रीज, और ये इन दोनों के बीच में एक ब्रीज होगा। मतलब अच्छे से नोट करो, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो है इनके बीच में बस ब्रीजिंग क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में बस ब्रीजिंग क्रिएट हो रहा है। अच्छे से देखो, ये एक ब्रीज है, ये एक ब्रीज है, और ये एक ब्रीज है, ये ब्रीजिंग हमें देखने को मिल रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन है। और ये जो कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या रहेगा, CO रहेगा। देखो टोटल 12 CO आ चुका है, यहाँ पे नीचे 2 2 आ जाएगा जो प्लेन में है। ये पूरा सिस्टम एक प्लेन में है, यहाँ पे 3 ब्रीजिंग है, मतलब ब्रीजिंग कितने 2 मेटल के बीच में हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। CO देखो कितने CO है, 4 CO है, CO4, ओके अच्छे से लिखने दो मुझे, CO4 हो गया। एट द सेम टाइम कितने हैं, 1 2 3, देखो 3 5 7 9, मतलब CO9, मतलब नॉर्मल लिखा मैंने, मतलब टर्मिनल है, और इसको क्या करूँगा, μ2 कितने, CO कितने 3 है, हो गया। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, इसका अब मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। गॉट इट, डन। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, वेरीफाई करना ये वाला। नंबर 7, नंबर 6 हो चुका है, नंबर 7, बस थोड़ा खुद पे ट्रस्ट करो और एक्सेप्ट करना सीखो नई चीजें, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। ओके, नंबर 7 में एक और दे रहा हूं, चलो नंबर 7 में एक और दे रहा हूं लाइक दिस, ये भी आपको करना है, Fe2CO9, ये आपको खुद से करना है, स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको, ठीक है।
देखो इसका स्ट्रक्चर में भी ब्रिज रहता है, लाइक एफ ई दो एफ ई, राइट, बाई न्यूक्लियर है ये इस तरीके से एक ब्रिज रहेगा, एक कार्बोनिल ब्रिज। दूसरा कार्बोनिल ब्रिज इस तरीके से रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। तीसरा ब्रिज इस तरीके से रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। तीनों ब्रिज है देखो, और यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड भी है, 1 2 3 1 2 3, देखो 9 लिख दिया मैंने, सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ। देखो ये आपको लग रहा है ना ये बाई न्यूक्लियर है, मतलब किसी का जो डाइमर है, हाँ है, Fe CO5 है इसका डाइमर, तो ये भी प्रेजेंट रहता है। और एट द सेम टाइम ये जब डाइमर फॉर्म करता है यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ताकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करे। तो आप बोलोगे नहीं इसको तो, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होती है, ये क्यों फॉर्म होगा, होता है रियलिटी में, होता है, देखा गया। अगर होता है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, नहीं, डायमंड में ये एक CO छोड़ देगा, ताकि छोड़ इसलिए देगा ताकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे। आपको आप इसका कैलकुलेशन करो इस स्ट्रक्चर से, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसको, इसकी भी आपका होमवर्क है, आप करो कैलकुलेशन, आपको देखेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसने इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और मुझे बेंजीन बैच में भेजो, ठीक है, ये आपका ये एक और होमवर्क है। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 7 हो चुका है, अब 8, VIII 8 में मैं और 2-3 स्ट्रक्चर में आपको सिखाऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। 8 में इस तरीके से होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऑस्मियम का, ऑस्मियम 4 और CO16। देखो ये है टेट्रा बाई, राइट, टेट्रा न्यूक्लियर, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, आपको समझना थोड़ा सा। ऑस्मियम 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 सॉरी ऑस्मियम। देखो मैंने क्या करूंगा, मैं आंखें बंद करके चारों को कनेक्ट करूंगा और मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको याद रहे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे CO पुट कर दूंगा सारे में, कुछ नहीं है, चार OS लिखो, और एग्जैक्ट जियोमेट्री दिखाना है, इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, नहीं 4 कॉर्नर पे 4 OS लिखो, ऑस्मियम लिखो, और उठ कर दो आंखें बंद करके, CO हो गया चारों, हर किसी के साथ 4 4 CO हो गया 16, कुछ एक्सेप्शन नहीं है। और इसको याद आप प्रैक्टिस करके रख सकते हो याद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप याद रखो। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों लिखा, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का टेढ़ा है ना थोड़ा सा, मतलब ये इस तरीके नाव जैसा है टेढ़ा, ठीक है, नाव जैसा है। तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है, जियोमेट्री जो है, वो बोलता है पकर्ड जियोमेट्री, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पकर्ड जियोमेट्री, याद रख लेना, गॉट इट। तो इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है और मुझे भेजना है, ये भी आपका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क में से एक है, ठीक है। अब चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, लाइक एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, ऑस्मियम का ही दिखाऊंगा मैं आपको, ओके। तो इसमें ब्रीजिंग ब्रीजिंग कुछ नहीं हो रही है, राइट, ऑस्मियम का ही दिखाऊंगा। अगर मैं आपको पूछूं इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, सोचो, 30 सेकंड लो, 3 2 1 सेकंड, देखो 1 2 3 4, 4 मेटल मेटल बॉन्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो बस इतना इजी है। ये CO क्या है, टर्मिनल सारे है, ब्रीजिंग एक भी प्रेजेंट नहीं है, ब्रीजिंग 0 है, टर्मिनल क्या है 16 टर्मिनल CO प्रेजेंट है, वेरी इजी है। अब ये हो गया नंबर 8, नंबर IX ले लेते हैं। इसमें क्या करूंगा मैं, ऑस्मियम का ही लूंगा, 4 ऑस्मियम, लेकिन कार्बोनिल 15 लूंगा, एक घटा दूंगा, तब किस तरीके का दिखेगा, तब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर 15 है तो किस तरीके से, देखो यहाँ पे ऑस्मियम, 4 कॉर्नर पे 4 ऑस्मियम लिख दो, तब क्या होगा, 2 ऑस्मियम के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 CO अटैच्ड होगा, यहाँ पे, ओके, मैं इस तरीके से नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो चारों CO तो इस तरीके से बॉन्ड के साथ ऐसे कनेक्टेड है भी, ये दोनों ऑपोजिट में भी कनेक्टेड रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, इसको मत मत सोचो कि मैंने भूल गया, नहीं, इसमें नहीं रहेगा इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 हो गया 3 6, ओके 4 4 6, ओके दिस इज लाइक 4 4, ओके, नहीं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, नहीं तो 15 कैसे होगा, ओके ना, डन। ये हमारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा इसके लिए, ठीक है। CO और CO, CO 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 CO, देखो मैं क्यों करवा रहा हूँ, पागल नहीं हुआ हूं मैं, एग्जाम में डर लगना चाहिए, ठीक है, और इसी डर की वजह से मैं आपको करा रहा हूँ ये सब कुछ। तो ये हमारा हो गया, इसका भी आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखना, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, आपका काम है, आप समझ गए आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या ऐड करना है, मेटल मेटल एक बॉन्ड ऐड करना है, कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा इस बॉन्ड का, बस हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, आज का लास्ट एग्जाम्पल क्या होगा, कि एक स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी ऑस्मियम का होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होगा, पता है क्या, देखो
ये भी ऑस्मियम का, ऑस्मियम 4 है, सी आप 14 लूंगा मैं। और ये बहुत स्पेशल केस है, पता है क्यों? देखो, मैं 4 ऑस्मियम को इस तरीके से रखूंगा, इसमें जो फिनोमेना और चारों को कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब इस तरीके से मैं कार्बोनिल डालूंगा एक एक करके, डाल दिया यहाँ पे, और ये डाल दिया, देखो हो गया टोटल 14 कार्बोनिल। ब्रीजिंग नहीं है एक भी, राइट? यहाँ पे एक भी ब्रीजिंग नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ जाता है सेमी ब्रीजिंग, मतलब ब्रीजिंग तो नहीं है, सेमी ब्रीजिंग। ठीक है, मतलब दो तरीका, एक तो ब्रीजिंग हो सकता है, नहीं तो सेमी ब्रीजिंग हो सकता है। मैं बताता हूं मीनिंग क्या है। सेमी ब्रीजिंग का मतलब क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है। सेमी ब्रीजिंग का मतलब ये होती है कि ये इस तरीके से ऐसे ब्रीज नहीं बनेगा कि इन दोनों को कनेक्ट करेगा, डायरेक्टली एकदम ब्रीज नहीं बनेगा। मतलब मान लो यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, जो ब्रीज होती है मान लो कार्बोनिल का ही ब्रीज है, तो इस तरीके से रहेगा। मान लो ये इसका जो बॉन्ड लेंथ है ए है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है बी, इसका बी है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये मान लो अल्फा है, ये बॉन्ड लेंथ मतलब बीटा है। तो जब ब्रीजिंग बॉन्ड फॉर्म करता है क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है, मतलब पूरी तरीके से ब्रीजिंग फॉर्म कर रहा है। लाइक ये म्यू टू ब्रीजिंग है, म्यू टू ब्रीजिंग है, राइट? लेकिन अगर सेमी ब्रीजिंग होगा तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे एक मेटल रहेगा, मेटल यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला इसके साथ ज्यादा पास रहेगा जिसके साथ ब्रीजिंग करेगा, और इसके साथ बहुत लाइटली ब्रीजिंग करेगा, बहुत लाइटली उसको टच करेगा। ठीक है, अगर बहुत लाइटली ब्रीजिंग करेगा तो ये ए होगा, बी होगा, ये अल्फा होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ठीक कर लूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैं कर देता हूँ, और ये इस तरीके से दे देता हूँ। अब देखो, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ए नॉट इज इक्वल टू बी होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होता है। मतलब इस केस में क्या होगा, देखो 120 होने का चांसेस है, यहाँ पे जो होगा दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ब्रीजिंग होता है, सेमी ब्रीजिंग में ये नहीं होता। सेमी ब्रीजिंग में तो आधा ब्रीजिंग होता है, मतलब यहाँ पे जो ये सिस्टम प्रेजेंट रहेगा ना, ये कार्बोनिल इस मेटल के साथ सेमी ब्रीजिंग करेगा। समझ गया सेमी ब्रीजिंग और ब्रीजिंग में डिफरेंस क्या है? बस इसलिए डॉटेड दे रहा हूं क्योंकि प्योर बॉन्ड इस तरीके का प्योर ब्रीजिंग बॉन्ड नहीं है, बस इंट्रोडक्शन करेगा लिटिल बिट, तो ये इसको हम सेमी ब्रीजिंग बोलेंगे। सिमिलरली ये वाला भी करेगा, सिमिलरली ये वाला भी करेगा, सिमिलरली ये वाला करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ब्रीजिंग। और आपके बता रहा हूं इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसको कंसिडर जनरली नहीं किया जाता, बट आपको मैं नहीं दे रहा हूं कि इसको 18 काउंट करो क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपके लिए यही काफी है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, यही काफी है। अगर मैंने आपको सिखा दिया, आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, ओके? क्योंकि ये नॉट नेसेसरी है नहीं, आप करोगे तो मिल जाएंगे बट नॉट नेसेसरी इन दिस केस, ओके? ओके, एक और चीज मैं थोड़ा सा डालना भूल गया, यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगा, बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इसको करना है। सेमी ब्रीजिंग, ब्रीजिंग का मतलब क्या होती है, ओके? अब हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर डिफरेंट समझाना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ओके? तो ये सी हो चुका है। अब डी, डिफरेंट कार्बोनिल और प्रॉपर्टीज का डी पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट जो है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम कलर देखेंगे। कार्बोनिल का जो डिफरेंट मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होती है उसका कलर डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से कलर डिस्कशन किया जाता है, बहुत आसान है। जो देखो एक पॉइंट याद रखना, जो मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल है, लाइक एम सी ओ, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मान लो सी ओ है, वो क्या होती है, बहुत लाइट। वो एक तो या तो कलरलेस होगा और लाइट कलर होगा उसका, बहुत कलरलेस होगा या लाइट कलर होगा, मतलब ऑलमोस्ट कलरलेस होगा ये। और जो पॉली होता है, पॉली न्यूक्लियर मतलब मोर देन वन पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल होती है, उसके केस में क्या होंगे, उसके केस में हमेशा हमेशा या तो मतलब ले लो एम एक्स, ले लो एम एक्स और सी ओ वाई ले लो। इस केस में क्या होगा, हमेशा इंटेंस कलर होगा, इंटेंस कलर शो करेगा बहुत ज्यादा। और एक पॉइंट याद रखना, एक्स और वाई का वैल्यू जितना बढ़ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, मेटल, तो एक्स का वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर मतलब कलर मतलब कलर उतना ही ब्राइट होगा, कलर उतना ही ब्राइट होगा जितना नंबर ऑफ सिस्टम में मेटल रहेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, चलो उस टेबल में वापस चलो।
इस टेबल के अकॉर्डिंग ये मोनोन्यूक्लियर है, मतलब ऑलमोस्ट कलरलेस है। लेकिन जब ये क्या होगा, डायमर फॉर्म करेगा, इसका कोरिस्पॉन्डिंग मोनोमर से इस तरीके से, कोरिस्पॉन्डिंग मोनोमर से मतलब किस तरीके से, ये देखो ये मोनोमर से जब वो डायमर फॉर्म करेगा, इसका कलर इंटेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा कलर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लूँ और इसको लूँ, इसमें से किसका कलर ज्यादा होगा, इसका कलर, ये कलरलेस होगा ऑलमोस्ट, नहीं तो बहुत लाइट कलर रहेगा, और इसका कलर डीप हो जाएगा, इसका कलर और डीप हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो जो 4 कोऑर्डिनेशन है, इसका कलर और बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। इसका कलर तो खतरनाक वाला डीप होगा, जिसको मैंने डीप कलर से ही समझाया आपको। ठीक है, क्लियर हो चुका है ना, गुड। अभी चलो वापस जाते हैं लास्ट स्लाइड में। तो ये कलर इस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, ओके डन। अभी मुझे आपको एक चीज सिखाना है, जैसे कि ब्रीजिंग सेमी ब्रीजिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया, तो उसको मैं एक और पॉइंट बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनिल के प्रॉपर्टीज के पॉइंट समझा देता हूँ ई पॉइंट करके, ताकि आपको हर एक पॉइंट इसमें मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, मान लो 2 मेटल इस तरीके से कनेक्टेड है, नहीं है 2 मेटल है, और उनके बीच में कार्बोनिल ब्रीज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, μ2CO, इस तरीके से उसको डिनोट करूंगा, एक कार्बोनिल के लिए एक μ2CO। ठीक है, डिनोट करूंगा। फिर अगर ऐसा हो कि 1 मेटल 2 मेटल और 3 मेटल इस तरीके से है, और तीनों को कार्बोनिल ब्रीज कर रहे हैं, मतलब इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और इसको भी टच कर रहा है। ठीक है, इसको भी इस तरीके से टच कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, तीनों 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 क्या कर रहा है, एक साथ क्या कर रहा है, μ3 फॉर्म कर रहा है, μ3CO प्रेजेंट है यहाँ पे μ3CO प्रेजेंट है। μ3 मतलब क्या, देखो ये जो है 1 2 3 तीनों मेटल को ब्रीज कर रहा है, तीनों मेटल यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से, ठीक है, हर जगह जा सकते हो, मतलब तीनों मेटल यहाँ पे ब्रीज फॉर्म कर रहा है। गॉट इट, ओके डन, हो चुका है मेरा। अब एक और पॉसिबिलिटी होता है कि अब अगर मान लो μ4 हुआ, इस तरीके से μ4 भी हो सकता है, μ5 भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है, बट μ2 μ3 मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो मैं और बता नहीं रहा आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। आप एक काम कर, तो मान लो इस तरीके का दो एम है, यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे एक CO है, ये क्या है, ये टर्मिनल है, आपको ये भी पता है, तो मैंने एक अलग पॉइंट बना के लिख दिया ताकि आप भूलो ना, टर्मिनल CO है ये। ठीक है, तो हमारा हो चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, वो है स्टेरिक फैक्टर का। और जो एग्जाम्पल दूंगा आपको रट्टा मारना है, इसको एग्जाम्पल को नहीं समझना तो ही, लॉजिक तो मैं समझा दूंगा आपको, केमिस्ट्री तो समझा दूंगा, रट्टा मारना है इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल ये शो करता है। ठीक है, देखो जो वेनेडियम होता है VCO6, अगर इसका आप निकालोगे तो क्या होगा, ये 17 इलेक्ट्रो स्पीशीज होगा। अगर 17 होगा तो आप बोलोगे लॉजिकली लाइक MnCO5 जैसे, अब बोलोगे क्या करेगा, V2CO12 करेगा, और ये बन जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन पर वेनेडियम, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, वेनेडियम के लिए, बस ये वेनेडियम के लिए, बाकी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है, ये क्या कर सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये VCO6 करेगा, 17 है तो एक माइनस डाल देगा अपने ऊपर, तो क्या बन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैंने क्या बोला था, चार्ज स्पीशीज से स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से वो नहीं बन सकता, वो डायमर ही फॉर्म करेगा, ये मैंने बोला था। लेकिन आ जाता है इस पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए, आ जाता है हमारा एक स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर ये अगर मान लो ये बन भी गया, वो किस तरीके का दिखेगा, ये मान लो एक वेनेडियम है 1 2 3 4 5 6, और एक वेनेडियम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हर जगह क्या होगा, देखो कोबाल्ट CO 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 CO, टोटल एक वेनेडियम को देख लो, दूसरा वेनेडियम को देख लो, एक वेनेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक वेनेडियम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड है, 1 2, कितने बॉन्ड्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक वेनेडियम के साथ 7 बॉन्ड्स कनेक्टेड है। व्हाट डज दैट मीन, 7 बॉन्ड है, मतलब ये जो हर एक लिगैंड प्रेजेंट रहने वाला है ना, ये लिगैंड क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस पार्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूं मैं, अगर रिपेल करेगा मतलब यहाँ पे एक स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन। अगर स्टेरिक रिपल्शन होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा क्या, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल नहीं होगा, ये फॉर्म होगा क्या, फॉर्म नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए वेनेडियम चाहकर भी ये कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकता, और वो 18 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए VCO6 माइनस फॉर्म करता है। और ये आपको जितना पता रहना चाहिए, इज ओनली कंपाउंड जो इस तरीके से माइनस फॉर्म में रहता है, rather than forming a dimer। क्लियर हुआ ना, तो यही लॉजिक में मुझे आपको बताना था। ओके, अब छोटा सा एक टॉपिक है, लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको,
वो हमारा होगा एफ जी पॉइंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड जो मेटल कार्बोनिल होता है ना, एमसीओ होता है, इस जो सिस्टम में जितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे हर एक सिस्टम का। वो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो लॉजिक समझो, बहुत आसान लॉजिक है। अगर मैं बोलूँ आपको एक बॉन्ड एक से दूसरा वाई है, तो इसका बॉन्ड अगर तोड़ना है हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एनर्जी देना होगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में एनर्जी मतलब ई होती है, और प्लैंक्स इक्वेशन से आपको ऑलरेडी पता है कि ई इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। और न्यू इक्वल्स टू क्या होती है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। एच और सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा लिख सकता हूं मैं। और 1 बाई लैम्डा मतलब क्या होती है, बताओ, न्यू बार वेब नंबर पढ़ा था मैंने। तो ये वेब नंबर क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें एनर्जी को डिफाइन करता है, जिसका यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, जो एनर्जी का यूनिट होता है। देखो समझो, वो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स किलो के सार याद है, वो पॉइंट। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स मतलब न्यू बार में डिफाइन करेंगे, बस और कुछ नहीं। मतलब अब समझो एक एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी तो देना है, मतलब न्यू बार, पार्टिकुलर वैल्यू का न्यू बार देना है। और उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी टर्म ही तो है, और उस टर्म का स्पेशल नाम है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, यह इधर खींचो, इसको इधर खींचो, खींच खींच के तब तक खींचो जब तक ना ये टूट जाए। ओके, मतलब स्ट्रेच करना है, तो जब टूट जाएगा मतलब बॉन्ड टूट गया, तो कितना एनर्जी लगा वो स्ट्रेच करने में, जब जब ये टूट जाएगा, टोटल कितना एनर्जी लगा इस बॉन्ड को तोड़ने में स्ट्रेच करके, उस एनर्जी को हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा। लॉजिक समझ गए ना। अब यही कंसेप्ट मुझे मेटल कार्बोनिल के लिए लगाना है, मेटल कार्बोनिल के सिस्टम के लिए मुझे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लगाना है। लेकिन फर्स्ट मैं उसको कर लूं उससे पहले मैं आपको चीज सिखाऊंगा, पता है क्या आपको आपको पता है मेटल और कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है नॉर्मल, हर एक लिगैंड देता है, मेटल इसको वापस करता है थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाई बैक बॉन्डिंग होता क्यों है, मैंने बोला था बहुत पहले, मैं आपको बाद में रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है। तो वहां पे हिंट दिया था, जो कार्बोनिल होती है उसके पास वैकेंट प्लेस रहता है, वैकेंट प्लेस रहता है, उस प्लेस में वो इलेक्ट्रॉन रखता है, जो बैक बॉन्डिंग के इससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को वहां पे रखता है। तो वो वैकेंट प्लेस कहाँ है, मैंने बार बार बोला था ओके होगा इसका पाई स्टार ऑर्बिटल, लेकिन मैंने उसको दिखाया नहीं था, समझाया नहीं था। तो आज मैं उसको समझाऊंगा क्यों, या फिर इसके तरीके का जो लिगैंड जैसे कि CN माइनस हो, NO प्लस हो, ये जो सारे पाई एक्सेप्ट करना करता है ना, पाई बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, वो क्यों करता है। तो सेम लॉजिक इनके लिए भी होगा, बस इस लॉजिक को समझ जाओ, तो फिर इसके लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, सेम टू सेम लॉजिक। ठीक है, तो आप समझ जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एमो थ्योरी अप्लाई करूंगा इसमें। तो बहुत आसान, देखो यहाँ पे मैं कार्बन एटम ले लूंगा, और कार्बन एटम का क्या कोरिस्पोंडिंग 2s और 2p वैलेंस ऑर्बिटल होता है, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया वैलेंस ऑर्बिटल। जो वैलेंस ऑर्बिटल है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा वो तो वैलेंस ऑर्बिटल से ही होगा ना, इसलिए मुझे बॉन्डिंग के लिए वैलेंस ऑर्बिटल लिखना है, तो मैंने 2s2p मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 उसका वैलेंस ऑर्बिटल को लिख लिया। अब दूसरा लिखना है क्या, ऑक्सीजन एटम। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और जो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या ज्यादा स्टेबल होता है एनर्जेटिकली। तो इसको ये एनर्जी प्लॉट है, तो ये क्या होगा हमारा ज्यादा एनर्जेटिकली स्टेबल होगा, मतलब इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा एक, ये होगा हमारा 2s, ऑक्सीजन का भी बैलेंस क्या 2s2p तो है, और ये यहाँ पे होगा हमारा 2p। अब इलेक्ट्रॉन डाल दो, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2s2, कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, तो ये 2 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, डाल दो 1 2, और यहाँ पे 1 2 डाल दिया मैंने। ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में 2 में, 1 2 3 4 5 6 हो गया, डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब एमो डायग्राम ड्रॉ करना है, देखो जनरली होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन का ये 2s ऑर्बिटल होता है ना बहुत नीचे होता है, तो ये बॉन्डिंग नहीं करता, बस यहाँ पे सेम एनर्जी पे रहता है, इंटरेक्शन नहीं करता। एमो डायग्राम, ठीक है, ये एमो डायग्राम है, ऑर्बिटल नहीं है, एमो डायग्राम है, तो यहाँ पे ही रहता है ये। ठीक है,
जो 2s ऑर्बिटल, ये जो 2s ऑर्बिटल और ये दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है आपको, ये तीनों मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से देखो, ये 2s क्या करेगा, नीचे एक फॉर्म करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करके कर लिया। सिमिलरली इसको ऊपर भी एक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक नीचे का अगर बॉन्ड नहीं होगा, ऊपर क्या जाता है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हो गया। अब ये तीनों ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तीनों में से क्या होगा, px p pz में से एक ऑर्बिटल थोड़ा सा नीचे आके वो भी नॉन बॉन्डिंग, मतलब कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, या फिर जनरली इस तरीके से रहता है प्रेजेंट। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग के तरीके से रहेगा। जो बाकी दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक यहाँ पे जाएगा, एक बॉन्डिंग करेगा, मतलब एक नीचे आएगा इसके साथ बॉन्ड करके, दूसरा ऊपर जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से मुझे दिखाना है सिस्टम को। ठीक है, अब देखो सिंपल, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इस मेमो डायग्राम के ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बस आप संभाल के दिखाऊंगा बस। देखो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, लेकिन ये देखो ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों, ये सारे बॉन्डिंग के पार्ट है। बॉन्डिंग मतलब क्या, बॉन्डिंग मतलब जो ये देखो ये वाला पार्ट, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, लोअर एनर्जी हो रहा है, मतलब ये बॉन्डिंग के पार्ट है, मतलब बीएमओ है, बीएमओ है। ठीक है, और ऊपर का जो है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग का पार्ट है, मतलब एबीएमओ है। तो बॉन्डिंग को हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, तो ये पहले वाला क्या है हमारा, पहले वाला जो है हमारा नॉन बॉन्डिंग है, और वो नॉन बॉन्डिंग क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग ही रहेगा, तो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग दे दो इसको। ठीक है, दूसरा ये देखो, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, जो ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल जो है ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको सिग्मा बॉन्डिंग कर दो, सिग्मा सिग्मा दे दो बस, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बी दे दो, सिग्मा बॉन्डिंग। ये पाई ऑर्बिटल क्या कर रहा है, देखो पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल आके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि में कार्बोनिल में इस तरीके का होता है ना, एक सिग्मा दो पाई, देखो एक सिग्मा दो पाई दिख रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से पाई बॉन्डिंग आके भी यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पाई स्टेर क्या, ए बी बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, और ये सिग्मा स्टेर बनेगा एंटी बॉन्डिंग का। ये भी क्या बनेगा, सिग्मा ही रहेगा, जनरली नॉन बॉन्डिंग का, क्योंकि ये इंटरेक्शन करेगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, उसको नीचे रख दिया बस। और ये इस तरीके से होता है। आप ये बोलोगे क्यों नहीं करता, करता नहीं है इसलिए मैंने लिखा, क्यों नहीं करता, क्या मैं क्या बोलूँ, इसका कुछ लॉजिक यहाँ पे मेरे पास है नहीं। अब बताओ मुझे, यहाँ पे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। अब अगर एमओ में 6 इलेक्ट्रॉन में डालूंगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 + 4 10, 9 10 टोटल, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 डाल दिया मैंने। कहाँ तक फुलफिल हुआ, यहाँ पे, या क्या है, वैकेंट है। और जो लोएस्ट ऑक्युपाइड होता है ना, जो मैक्सिमम जो ऑर्बिटल होती है जिसके पास देखो ये भी ऑक्युपाइड, सारे ऑक्युपाइड है, और ये मैक्सिमम ऑक्युपाइड है, तो इसको बोला जाता है होमो। और जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, उसको बोला जाता है लूमो। होमो का मतलब क्या होती है, और लूमो का मतलब क्या होती है। होमो का मतलब होते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो आपको पता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कोई ऑर्बिटल है नहीं जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड है, नहीं है, तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड हो गया। और ये देखो लोएस्ट है, इसके नीचे और कोई है नहीं जिसके पास कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड हो गया। क्लियर, तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों हमारे लिए, हमने दोनों को समझ लिया। ठीक है, हमने दोनों को समझ लिया। ओके, अब ये यहां तक क्या, देखो बॉन्डिंग में ही आ रहा था, ये नॉन बॉन्डिंग एक्चुअली है, लेकिन फिलहाल मान लो ये कुछ नहीं कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग तो नहीं है, एंटी बॉन्डिंग तो नहीं है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में जाना मतलब क्या होता है आपको पता है ना, एंटी बॉन्डिंग में जाना मतलब बॉन्डिंग के ऑपोजिट। अगर आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब बस समझ जाओ, बाकी मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल बॉन्डिंग में रहना मतलब स्टेबल रहना, एंटी बॉन्डिंग में रहना मतलब स्टेबल नहीं रहना, बॉन्डिंग के ऑपोजिट, ऑपोजिट क्रिएट करना, ऑपोजिशन। ठीक है, गॉट इट, ओके फाइन। अब मैं इससे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्सप्लेन यही करूंगा कि ये देखो, समझो, मान लो कोई एक मेटल है और वो क्या कर रहा है, अपने जो सीओ है उसको बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और ये तो सिग्मा है, और दूसरा पाई बैक बॉन्डिंग है। मेटल इलेक्ट्रॉन को वापस दे रहा है, किसको, सीओ को, कार्बोनिल को। अब अगर कार्बोनिल को वापस देगा, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, कहाँ तक था, इस तक, यहाँ तक था। अगर ये वापस लेगा कहाँ पे लेगा, इस एंटी बॉन्डिंग में लेगा। और मैंने क्या बोला, एंटी बॉन्डिंग में लेना मतलब अनस्टेबल होना सिस्टम, बॉन्डिंग में सिस्टम स्टेबल होती है जो है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जगह तो है, इसके पास जगह ही है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो लोएस्ट लूमो मतलब क्या, लोएस्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे ही लेगा, क्योंकि हमेशा सिस्टम स्टेबल रहने की कोशिश करता है, तो पहले यहाँ पे फुलफिल होगा, फिर अगर चाहिए तो वहां पे जाएगा। तो फिलहाल ये लूमो में ही लेगा, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल में लेगा सीओ, किसको, ये पाई बैक बॉन्डिंग को कहाँ पे लेगा, पाई स्टार, अपना जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें लेगा।
अगर इसमें लेगा तो क्या होगा, CO क्या होगा, अनस्टेबल बनना शुरू हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया थोड़ा सा अनस्टेबल बना, 2 आएगा थोड़ा सा अनस्टेबल बना, और ज्यादा अनस्टेबल बना, 3 आया और ज्यादा अनस्टेबल बना, इस तरीके से अनस्टेबल बनता रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही ये पाई स्टार लेवल में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही सिस्टम CO क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बनना शुरू हो जाएगा। CO अनस्टेबल बनना क्या, CO का जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल बनना होता है, राइट। CO अनस्टेबल होना होता है, मतलब यहाँ पे इस पाई स्टार ऑर्बिटल में मोर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मोर इलेक्ट्रॉन मतलब होता है मोर अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी मोर मतलब क्या, मोर मत अनस्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड क्या होगा, इसका मतलब मैं लिख देता हूं। मोर अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होती है, जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड जो बॉन्ड था ये वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बताओ ज्यादा एनर्जी चाहिए कम एनर्जी चाहिए, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी, ये एनर्जी जो था ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम चाहिए, वीक हो गया मतलब पहले से कम चाहिए। जब मेटल उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और पाई स्टार में जाके वो सिस्टम को अनस्टेबल बना दिया, तो हमें कम एनर्जी चाहिए। अगर कम एनर्जी चाहिए मतलब इससे देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्ट्रेच करने के लिए कम एनर्जी, कम स्ट्रेच करूंगा तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब हमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए वो भी कम चाहिए। तो क्या लिख सकता हूं मैं, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो लोअर होगा, लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो वीक CO बॉन्ड के लिए क्या चाहिए हमें, लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक दो सिस्टम है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि ये डोनेट नहीं कर रहा है, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब बहुत कम बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अगर बहुत कम बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक मान लो एक गया और इस केस में मान लो 3 गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल होगा सिस्टम, थोड़ा सा रिपल्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग में एक जा रहा है, बॉन्डिंग के ऑपोजिट फॉर्म कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा। अगर थोड़ा सा वीक होगा तो इसमें बहुत कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लग रहा था, इसमें अगर थोड़ा सा वीक होगा थोड़ा ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें, ज्यादा थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी देना है मुझे, थोड़ा सॉरी बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना है। चलो मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ये होगा हमारा, लाइक फर्स्ट एग्जांपल BCO होल 6 माइनस, ठीक है। दूसरा लूंगा CrCO होल 6, तीसरा लूंगा मैं MnCO होल 6 प्लस, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वैनेडियम माइनस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमियम, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है Mn प्लस। देखो सबका देखोगे सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है पता है, बैलेंस पता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन सबके पास। और 6 लिगैंड क्या करेगा, डोनेट करेगा बताओ, 6 लिगैंड सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तीनों क्या है, आइसो, याद करो वो टर्म मैंने बताया था, आइसो स्ट्रक्चर होके फायदा नहीं है हमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और स्ट्रक्चर भी तो आइसो स्ट्रक्चरल भी तो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आपको ऑलरेडी पता है ये। तो इसके पास देखो एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 0 है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, इन तीनों में से। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, बस चार्ज देखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन ही आएंगे, टेंशन मत लो। एग्जाम में आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सबके पास यही होगा, सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो माइनस होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम डोनेट करेगा, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है और कम करेगा या फिर करेगा ही नहीं, इस तरीके से। अगर ये बहुत ज्यादा डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, लिगैंड के पाई स्टार में। अगर पाई स्टार में गया तो CO लिगैंड के ये बॉन्ड क्या होगा, CO लिगैंड क्या होगा, अनस्टेबल, मोर अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मोर अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, तो बॉन्ड ज्यादा वीक हो जाएगा, बॉन्ड ज्यादा कमजोर हो जाएगा बॉन्ड। अगर बॉन्ड वीक हो गया फिर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम करना है, बॉन्ड को स्ट्रेच कम करेंगे तो ही टूट जाएगा, ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्लियर, ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है हमें। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमें क्या है, अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जाएंगे क्या होगा हमारा, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्या CO क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएंगे कम हो रहा है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, CO के पास, मतलब ये लिगैंड है, लिगैंड के पास कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, कम डोनेट करेगा तो कम प्रेजेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा मतलब
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ CO डिक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट में जाने के बाद, लेफ्ट से राइट में जाने का, लेफ्ट से राइट में जाने के बाद देन क्या होगा, देन क्या होगा बताओ, देन जनरली हम ये बोल सकते हैं कि मेटल टू CO क्या होगा, पाई डोनेशन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा डोनेट करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, कम डिक्रीज करेगा। सारे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ही है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके पास देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, भूखा है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का। ये नेगेटिव चार्ज है, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज को कैसे रखेगा, वो डोनेट कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, तो इससे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, ज्यादा पाई CO को ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये कम करेगा तो कम होता जाएगा, कम होता गया। तीसरा वेरिएशन, तीसरा वेरिएशन जो होने वाला है बताओ आप मुझे, अगर मान लो सिमिलरली मान लो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन CO में जा रहा है, बताओ CO का पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीजेस। इसमें ज्यादा डोनेशन करेगा इसको, अगर ज्यादा डोनेशन करेगा तो कार्बोनिल के पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन इसमें से क्या होगा, धीरे धीरे जब इस लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब कम डोनेशन करेगा, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी लेफ्ट से राइट में अगर हम जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, हो गया। नेक्स्ट वेरिएशन, अगर इलेक्ट्रॉन कम जाएगा उसमें तो वीकनेस, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन CO में जा रहा है ज्यादा तो ये कहाँ हो जाएगा, CO के पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, अगर पाई स्टार में जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के ऑपोजिट है, अगर बॉन्डिंग के ऑपोजिट है देन क्या लॉजिक है, देन क्या लॉजिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, तो ज्यादा जा रहा है मतलब क्या, दिमाग लगाओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इसको, ये जो बॉन्ड होगा कोरिस्पॉन्डिंग, ये सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा तो बॉन्ड वीक बन जाएगा, ये बॉन्ड वीक बन जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड वीक बनेगा, ये थोड़ा सा कम वीक बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, क्यों, इसमें दे ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में तो डोनेट बहुत कम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंगली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, हो गया। ये भी वेरिएशन आपको समझ में आ गया। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट में अगर हम जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके लिए, इसके लिए हमें ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके लिए है, CO स्ट्रेचिंग इसके लिए ज्यादा है, बॉन्ड CO का, ये CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, मतलब इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब इस बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब धीरे धीरे CO C ट्रिपल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोर फ्रीक्वेंसी देना है स्ट्रेच करने के लिए, लॉजिक पता है ना। तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू बार CO भी बोल सकते हैं, ठीक है, न्यू बार CO, इस तरीके से न्यू बार CO मतलब, न्यू बार मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वेव नंबर से, अभी मैंने समझाया, तो वो ज्यादा होगा, धीरे धीरे लेफ्ट से राइट में बढ़ जाएगा। अब बताओ अगर लेफ्ट से राइट में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है, अब ये हो गया हमारा किस तरीके से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काम करता है, ठीक है। अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बताओ लॉजिकली मुझे बताओ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब क्या होता है, ज्यादा ओवरलैपिंग होना, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए, ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब ये है, अगर ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा पास आएंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, पास आ गया, बॉन्ड लेंथ अपोजिट हो जाएगा, CO बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस अगेन। देखो हर एक चीज कंपेयर करना, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग अगर ज्यादा हो जाएगा, इस जैसे कि इस केस में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, CO बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड O बॉन्ड, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ CO का डिक्रीज कर जाएगा, इस तरीके से वेरी करेगा। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, और भी है, मैं ऐड कर रहा हूँ, रुको, और भी है। अगर मैं एक बोलूँ, ओके लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है इस केस में, देखो क्या हो रहा है, मेटल मोर इलेक्ट्रॉन लिगैंड को डोनेट कर रहा है, मेटल मोर इलेक्ट्रॉन लिगैंड को डोनेट कर रहा है, तो मैंने C ट्रिपल बॉन्ड O इस बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, वी आर डन, वी आर डन। अगर मैं आपको आप बताऊं, जब ये पाई बॉन्ड होगा तो कार्बन को देगा ना, कार्बन को देगा ना, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन को भी तो देगा ना, तो MC बॉन्ड का क्या फर्क पड़ेगा, MC बॉन्ड के लिए क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट करेगा,
देखो सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, मतलब ये जो मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इस पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, राइट। एमओ डायग्राम में इस ऑर्बिटल में जा रहा है। लेकिन अगर मैं एम और सी के बॉन्ड की बात करूँ, तो जब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डोनेट करेगा मेटल, समझो मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एम और सी की बात करो बस, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की बात नहीं करो, इसके तो मैंने समझ लिया पूरी अच्छी तरीके से। अगर मैं बस एम और सी की बात करूं, देन मेटल से जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जितना मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा उतना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट ऑर्डर। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो सी ट्रिपल बॉन्ड वीक हो जाएगा, पता है मुझे, क्योंकि पाई स्टार में जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बस मेटल और लिगैंड के बॉन्ड बताओ, सी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये नहीं, ये तो हो गया हमारा। मेटल और लिगैंड के बॉन्ड बताओ, मेटल और कार्बन के बॉन्ड बताओ। तो मेटल और कार्बन के बॉन्ड क्या होंगे, धीरे धीरे लेफ्ट से राइट में अगर हम जाएंगे क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ कम है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच में, नॉट सीओ, मेटल और कार्बन के बीच में ज्यादा डोनेट करेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। थोड़ा कम करेगा और कम करेगा, तो अगर कम करेगा तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होगा, ऑपोजिट ऑर्डर, तो मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। मतलब मेटल कार्बन का जो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होती है, स्ट्रेंथ और ऑर्डर मतलब सेम ही होती है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, एमओ डायग्राम में आपने सीखे होंगे एमओ क्या होती है वो, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ओके, एमसी बॉन्ड ऑर्डर वो भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, सेम सिमिलर ही है। और अगर मैं बोलूँ एमसी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ऑपोजिट। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका अगर बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये दोनों पास पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, पास आ जाएगा, मतलब क्या, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका पास नहीं आएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट से अगर राइट में जाएंगे हम। क्लियर हुआ, हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर सेम होती है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अगर पता नहीं है, देन मतलब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन मान लेना ऑर्डर और स्ट्रेंथ सेम होती है अभी फिलहाल। गॉट इट। तो इस तरीके का आइसोइलेक्ट्रिक सिस्टम एग्जाम में दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि बताओ कि, और आपको अगर नहीं भी दिया रहे, मान लो फॉर एग्जाम्पल बस मेटल के ऊपर कार्बोनिल तो देगा यहाँ पे, तो मेटल के ऊपर चार्ज देखना, हर जगह सेम लिगैंड प्रेजेंट रहने वाले, बस मेटल के ऊपर चार्ज देखना, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, मोर चार्ज मतलब मोर डोनेशन, लेस चार्ज मतलब लेस डोनेशन, बस यही लॉजिक और कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, लाइक अगर मैं आपको इस तरीके का एग्जांपल दूं, लाइक टाइटेनियम CO होल 6 2 माइनस, वेनाडियम CO होल 6 माइनस, देन क्रोमियम CO होल 6, देन मैंगनीज CO होल 6 प्लस, देन ये लो, ओके, क्रोमियम का ले लिया मैंने, ओके, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन ले लो, ओके, आयरन का मैं यहाँ पे FeCO होल 6 यहाँ पे 2 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, डन, 2 प्लस कर दिया मैंने। तो ये सारे जो सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका भी आपको सेम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अगर सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेम लॉजिक आप लगा सकते हो। देखो इसमें क्या है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको, आपको खुद को करना है। टाइटेनियम 2 माइनस है, वेनेडियम माइनस है, क्रोमियम 0 है, मैंगनीज प्लस है, Fe2 प्लस है, सेम लॉजिक, बस ज्यादा सिस्टम लिया मैंने। तो इसको, ये आपका होमवर्क रहा, ये जो टेबल मैंने अभी बनाया, इस टेबल को बना के मुझे भेजना, ठीक है, ये आपका हार्ड वर्क रहा। एक और आपको दे रहा हूँ, चलो एक और दे रहा हूँ, जो आप करना खुद से समझ के करना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ समझ के करना, बहुत सिंपल लॉजिक है, बस मैंने समझा दिया आपको। एक और दे रहा हूँ, चलो FeCO होल 4, ये टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, 2 माइनस हो गया। फिर एक और दे रहा हूँ CO होल 4 माइनस हो गया, या फिर ले लो NiCO होल 4, तो इसका भी करना, ये भी आपके लिए होमवर्क है, सेम लॉजिक है, सेम, ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम पूरा मैंने दे दिया, हो गया पूरा। अब छोटा सा एक टॉपिक बताऊंगा मैं, जो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। तो क्या करना है हमें, याद रखना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का, मतलब न्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, मतलब न्यू बार CO ढूंढना है हमें।
और या फिर एग्जाम में अगर पूछे एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, ऑपोजिट होगा डेफिनेटली। ये क्या होगा, ऑपोजिट होगा, न्यू बार एमसी क्या होगा, एक दूसरे का हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर सी डबल बंड सी ट्रिपल बंड ओ में जाएगा तो मेटल लिगेंड क्या होगा, वीक हो जाएगा डेफिनेटली। वो लॉजिक आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्या होगा, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब अगर मोर इलेक्ट्रॉन कहा गया, एंटी बॉन्डिंग में गया, मान लो सीओ के एंटी बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रॉन, बस याद करो एंटी बॉन्डिंग में गया मतलब क्या होगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। लेकिन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल लिगेंड, मेटल और कार्बन के बीच में तो मोर इलेक्ट्रॉन है ना, लॉजिकली मोर इलेक्ट्रॉन एज मेटल डोनेट कर रहा है, वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ऑपोजिट ही तो हो रहा है ना, क्लियर। ओके चलो हो चुका है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि सी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एम सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जैम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। ओके अब मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं आपको कि सीओ, जो सीओ स्ट्रेचिंग होती है नॉर्मल फ्री, जो फ्री सीओ स्ट्रेचिंग होती है वो होती है हमारा स्ट्रेचिंग, न्यू बार की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, बस बस देखो वेरिएशन को, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर मैं आपको बोलूँ टर्मिनल जो सीओ, मतलब जो मेटल के साथ एएमसी रहता है, जो प्रेजेंट एएमसी और जो प्रेजेंट रहता है, टर्मिनल सीओ जिसको हम बोलते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है मोर और लेस 1850 टू 140 2140 यहाँ तक होता है। अगर आपको बोलूँ जो दो अगर ब्रीजिंग में रहेगा सीओ, जो दो मेटल को कनेक्ट कर रहा है म्यू टू ब्रीजिंग, ठीक है, उसमें क्या रहेगा 1700 टू 1850 इस पोजिशन में रहता है। और अगर म्यू थ्री तीन सीओ रहेगा तो क्या होगा, देखो मोर और लेस 1600 टू 1720, मतलब धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है क्या, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, टर्मिनल सिस्टम के लिए क्या होगा, ये जो फ्री सिस्टम होगा उससे जब हम कार्बोनिल क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब क्या, इसके पास ये सीओ की, सारे सीओ की बात कर रहा हूं मैं, हर टाइम में सीओ की बात कर रहा हूं, ठीक है, सीओ की बात कर रहा हूं मैं हर टाइम। तो जब ये फ्री से कोई भी कनेक्शन, जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ेगा, देखो फ्री में कुछ कनेक्टेड नहीं है, एक कनेक्टेड है, दो कनेक्टेड है, तीन कनेक्टेड है, जितना कनेक्शन होगा उतना ही डोनेशन बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा डोनेशन तो इसके पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने वाला है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, वीक वीक अनस्टेबल वीक बॉन्ड बन जाएगा। वीक बॉन्ड बनेगा मतलब क्या, कम स्ट्रेचिंग करना है हमें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, इसलिए तो डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो यही था हमारा फंडा, तो हमारा हो चुका है, जो समझने वाली चीजें थी वो। और मैं यहाँ पे छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, मेरे स्टडी मटेरियल में जाना है आपको, स्टडी मटेरियल में बाकी चीज पढ़ो या ना पढ़ो मैंने तो समझा दिया आपको। उसमें मेटल कार्बोनिल का दो चीजें पढ़ना है, एक है प्रिपरेशन जो एक या दो पेज ही होगा, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीजें होती है, दूसरा है रिएक्शन मतलब प्रॉपर्टीज। बस ये चीजें मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना, एक या दो पेज का है, टेंशन मतलब, क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बोरिंग चीजें है पूरे कि ये इसमें से ये डालो तो ये बनेगा, नॉट इंपॉर्टेंट, इवन एग्जाम में आता भी नहीं है। बस एक चीज मैं बता दूंगा, जो निकेल होती है और जो ये होती है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोनिल है, ठीक है, कार्बोनिल है, तो हमारा बनता है NiCO4, आपको पता है इस रिएक्शन वहाँ पे है ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोसेस होती है इसको मॉन्ड प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस मैंने बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वहाँ से पढ़ लेना, कुछ रिएक्शन है बस देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आते नहीं है, मॉन्ड प्रोसेस ये फैमिलियर था मेरे लिए। इस निकल से कार्बोनिल का रिएक्शन करके NiCO4 बनता है, इस प्रोसेस को मॉन्ड प्रोसेस बोलता है, मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक है गाइस। तो हो गया हमारा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। अगले वीडियो में हम मेटल नाइट्रोसिल के बारे में बात करेंगे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि वो लीनियर वेंट याद आ रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा डीप में, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर टिल देन बाय बाय।